आज का हमारा टॉपिक है वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज एंड अकाउंट्स इन लिक्विडेशन। कंपनियों का निस्तारण एवं समापन के लेखे। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जो विधान द्वारा अस्तित्व में आती है, जिसका अंत भी विधान में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार ही होता है। यानी कंपनी जब अस्तित्व में आती है तब भी लॉ के जो भी नियम हैं कंपनी लॉ के उसके अकॉर्डिंग ही अस्तित्व में आती है, और जब उसका एंड ख़त्म होता है, जब वो समापन होता है, तब भी लॉ के अकॉर्डिंग उसका समापन किया जाता है। तो कंपनी का जीवन काल इसके सदस्यों के जीवन काल से बिल्कुल अलग होता है। कंपनी के भले ही सारे अंशधारी मर जाएं, किंतु फिर भी कंपनी का समापन नहीं हो सकता, क्योंकि कंपनी एवं उसके सदस्यों का अस्तित्व अलग अलग होता है। कंपनी के सदस्य या संचालक इसका समापन अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकते। यानी कुछ सर्टेन लॉ पूरे करते हैं तभी कंपनी इस्टेब्लिश होती है, कुछ सर्टेन लॉ होने की स्थिति में ही उस कंपनी का समापन हो सकता है। उसका उसके सदस्यों से, संचालकों से इसका कोई भी संबंध नहीं होता। यदि कंपनी के संचालक या सदस्य कंपनी को समाप्त करना चाहते हैं तो उन्हें कंपनी अधिनियम में, कंपनी लॉ के अंदर जो भी रूल दे रखे हैं उसमें किसी विधि का, किसी मेथड का सहारा लेना होता है। यानी किसी मेथड की हेल्प से ही उस कंपनी को वाइंड अप कर सकते हैं, अपनी इच्छा से वो वाइंड अप नहीं कर सकते। अतः समापन, लिक्विडेशन का आशय कंपनी के पूर्ण विघटन से है, यानी उसकी पूरी समाप्ति से है। यह एक ऐसी कार्यवाही है जिसके द्वारा कंपनी का व्यापार बंद कर दिया जाता है, कंपनी की संपत्तियां बेच दी जाती हैं, कंपनी की संपत्तियों आदि से प्राप्त राशि से लेनदारों का भुगतान कर दिया जाता है। शेष राशि यदि कोई बचती है तो वो उसके अंशधारियों में बांट दी जाती है। तो इस प्रकार कंपनी के समापन से आशय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा किसी कंपनी का जीवन समाप्त किया जाता है। सामान्यतः कंपनी को समापन के लिए इसकी दो तरीके हैं जिस तरीके से कंपनी का समापन किया जा सकता है। एक है अनिवार्य समापन अथवा ट्रिब्यूनल द्वारा समापन, और एक है हमारा ऐच्छिक समापन। अनिवार्य समापन तब होता है जब कंपनी ने अपनी सभा में इस आशय का कोई विशेष प्रस्ताव पारित किया हो और ट्रिब्यूनल के आदेश द्वारा उसका अनिवार्य समापन करा दिया जाए। यानी विशेष प्रस्ताव पारित करके कि तय किया हो कि कंपनी का समापन करना है और ट्रिब्यूनल ने उसकी स्वीकृति दे दी हो, तो किसी कंपनी का अनिवार्य समापन हो सकता है। यदि कंपनी अपनी ऋण चुकाने की क्षमता में असमर्थ है, यानी अपने लोन को चुकाने की स्थिति में नहीं है, तो भी ट्रिब्यूनल उसको समापन करने का आदेश दे सकता है। और यदि कंपनी पिछले 5 वर्षों से कंपनी की वित्तीय स्थिति या वित्तीय विवरण जो फाइल कर रहे हैं रजिस्ट्रार के पास, उसमें लगातार गलतियां आ रही हों, सही नहीं आ रहे हों, तो भी ट्रिब्यूनल उसको समाप्त करने का आदेश दे सकता है। यदि कंपनी का कोई कार्य ऐसा है जो देश की सुरक्षा के खिलाफ है, यानी देश की सुरक्षा के खिलाफ है, या विदेशी राष्ट्रों के साथ जिनसे संबंध सही नहीं है, उनके हितों के विरुद्ध यदि कोई कंपनी कार्य करती है, तो भी उस कंपनी का अनिवार्य समापन किया जा सकता है। कंपनी ट्रिब्यूनल किसी कंपनी के रुग्ण होने पर, यानी जब उसकी स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है, तो भी उसको समाप्त करने का आदेश वो दे सकती है। तो ये कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिसमें कंपनी का अनिवार्य समापन होता है। ऐच्छिक समापन के लिए अनिवार्य समापन का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में सबसे पहले कंपनी समापन के लिए आवेदन करती है। तो आवेदन कंपनी स्वयं कर सकती है, उसके लेनदार कर सकते हैं, अंशदाता या अंशदाताओं द्वारा किया जा सकता है, दोनों मिलके भी कर सकते हैं, रजिस्ट्रार कर सकता है, केंद्र सरकार का कोई अधिसूचित व्यक्ति कर सकता है, या सरकार स्वयं भी कर सकती है। तो इन 7 तरीकों में से किसी भी एक व्यक्ति ने यदि आवेदन किया है तो भी कंपनी के अनिवार्य समापन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इस जो भी आवेदन किया गया है इस पर ट्रिब्यूनल विचार करता है कि ये सही है कि नहीं है। यदि वो सही पाता है तो फिर वो समापक आदेश एवं निस्तारक की नियुक्ति करता है, यानी एक लिक्विडेटर अपॉइंट करता है जो उस कंपनी की सारी आगे की प्रोसेस को संभालता है, जिसका काम संपत्तियों से पैसा लेना और दायित्वों को चुकाना होता है। इसके लिए वो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की जानकारी बना के इसकी सूचना वो 30 दिनों के भीतर, इसकी आवश्यक सूचना एक निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करता है, जो ये शो करता है कि कितना पैसा एक्चुअल में वसूल हो जाएगा और कितना उनको एक्चुअल में हमको लोन चुकाना है। फिर अपनी ये रिपोर्ट 6 महीने के भीतर अपने सारे जो भी कार्य है, अपने सारी संपत्तियों को बेच देगा, सारे दायित्वों को चुका देगा, और इसके जो भी होगा समापन के आदेश की तिथि के 6 महीने के भीतर अपने हिसाब का विवरण बना के वो ट्रिब्यूनल को पेश करेगा।
और समापन पूर्ण होने के बाद 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार को सूचना कर देगा, तो रजिस्ट्रार कंपनी का नाम अपने लेखों से हटा देगा और कंपनी अस्तित्व से हट जाएगी। तो ये प्रोसेस है अनिवार्य समापन का। यदि ऐच्छिक समापन किया गया है तो ऐच्छिक समापन तब हो सकता है जब किसी समावित कंपनी में ऐसा समापन है, ऐच्छिक समापन, जब ट्रिब्यूनल के हस्तक्षेप के बिना कंपनी के लेनदार तथा अंशधारी द्वारा किया जाता है, यानी अंशधार लेनदारी दोनों ही स्वेच्छा से तैयार हो जाते हैं कि कंपनी का समापन कर दिया जाए, तो ट्रिब्यूनल की हेल्प लिए बिना भी कंपनी का समापन हो सकता है। इसके लिए हम ऑर्डिनरी रेजुलेशन, एक साधन प्रस्ताव पास करते हैं, या फिर विशेष प्रस्ताव भी पास किया जा सकता है, जिसमें कंपनी अपने शोधन क्षमता की घोषणा करती है कि उसकी क्या क्षमता है चुकाने की अभी, और उसका प्रोसेस प्रारंभ हो जाता है। समापन चाहे हमारा अनिवार्य हो चाहे ऐच्छिक हो, इसका जो प्रोसेस है वो सामान्यतः एक ही तरीके का होता है। इसमें सबसे पहले जो शब्द हम समझने में ज़रूरी है वो अपना शब्द होता है कॉन्ट्रीब्यूटरी, अंशदाता। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 226 के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रीब्यूटरी से आशय एक ऐसे व्यक्ति से है जो कंपनी के समापन की दशा में कंपनी की संपत्तियों में अंशदान करने के लिए उत्तरदायी है, और इसमें अंशधारी भी सम्मिलित हैं जो अंशों के मूल्य का पूर्ण भुगतान कर चुके हैं। यानी कोई कंपनी यदि समाप्त हो जाएगी तो कौन कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जो पैसा चुकाने के लिए लायबल हैं, जो पैसा चुकाएंगे, उनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी। इसमें अंशधारियों को भी शामिल करते हैं जिन्होंने भले ही पूरा पैसा अंशों पे चुका दिया हो। कॉन्ट्रीब्यूटरी में दो तरह के लोगों में बांटा जा सकता है। एक अपने होते हैं विद्यमान सदस्य, एग्जिस्टिंग मेंबर, और एक भूतपूर्व सदस्य यानी प्रीवियस मेंबर्स। विद्यमान सदस्य से आशय उन व्यक्तियों से हैं जिनके नाम समापन के प्रारंभ होने के समय सदस्यों के रजिस्टर में लिखे हुए हैं। कंपनी की समापन की दशा में उनका प्रत्येक विद्यमान सदस्य संपत्ति में अंशदान करने के लिए दायी होगा। अंशों द्वारा सीमित कंपनी में विद्यमान सदस्य का दायित्व उस राशि तक सीमित होगा जो उसके अंशों पर बकाया है, अदत्त है। कंपनी के समापन पर ऐसे विद्यमान सदस्यों की सूची तैयार की जाती है जिसे लिस्ट ए, कॉन्ट्रीब्यूटरीज ऑफ लिस्ट ए कहा जाता है। यानी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं, उन सब के नाम लिस्ट ए में शामिल करते हैं। यदि कंपनी एक लिमिटेड कंपनी है तो फिर अंशधारियों का दायित्व तो सिर्फ उस राशि तक ही होगा जितनी राशि उनके अंशों पर अनपेड है, जितनी राशि उन्होंने अभी तक नहीं चुकाई है। भूतपूर्व सदस्य वे हैं जिन्होंने कंपनी के समापन के 1 वर्ष के भीतर सदस्यता त्यागी है, यानी जिस डेट को कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है उस डेट से प्रीवियस 12 मंथ्स के भीतर जिन लोगों ने अपने शेयर्स बेचे हैं वो सब यहाँ पर भूतपूर्व सदस्य के रूप में लिस्ट में शामिल किए जाएंगे, जिनको हम द्वितीयक दायित्व यानी सेकेंडरी कंट्रीब्यूटर्स कहते हैं। क्योंकि भूतपूर्व सदस्य केवल उस समय तक ही दायी होगा जब उसने अंशों को बेचा था। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब लिस्ट बी तैयार की जाएगी, लिस्ट बी कंट्रीब्यूटर्स तैयार किए जाएंगे, तो इसमें लिस्ट बी में जो भी अंशदाता आएगा वो उस तारीख तक के दायित्वों के लिए लायबल होगा जिस तारीख को उसने अंशों को बेच दिया है। यानी अपने अंशों को बेचने के बाद जो दायित्व पैदा हुए हैं उनके लिए वो अंशधारी दायित्व लायबल नहीं होगा। और कॉन्ट्रीब्यूटरी बी भी लायबल तब होगा जब उससे संबंधित लिस्ट ए के सदस्य ने अपने दायित्व का भुगतान नहीं किया है। यानी फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि कोई अंशधारी एक्स है जिसने अपने अंश पिछले 12 महीने के भीतर ही वाई को बेच दिए थे, जिस पर हमारे 4 रुपये प्रति अंश बकाया है। अब यदि वाई अपने 4 रुपये प्रति अंश का भुगतान कर देता है तो इसमें जो वाई है वो लिस्ट ए में दिखाया जाएगा और जो एक्स है वो लिस्ट बी में दिखाया जाएगा। लेकिन यदि इसमें ए अपना भुगतान कर देता है, एक्स अपना भुगतान कर देता है, यदि वर्तमान अंशधारी यानी वाई अपना भुगतान कर देता है तो फिर एक्स का कोई भी दायित्व उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन यदि किसी वजह से वाई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपना भुगतान नहीं करता है तो जिसने अंश बेचे थे यानी जो एक्स हमारा शेयर होल्डर था वो भुगतान करने के लिए लायबल होगा, लेकिन सिर्फ उन्हीं दायित्वों तक जितने दायित्व जिस तारीख को बेचे गए हैं उस तारीख तक कंपनी के थे। अंशों को बेचने के बाद जो दायित्व अराइज हुए हैं, जो पैदा हुए हैं, उनके लिए एक्स लायबल नहीं होगा। इसको ब्रीफ में बोलें तो भूतपूर्व सदस्य अर्थात बी सूची के अंशदाताओं का दायित्व निम्नलिखित शर्तों के अधीन माना जाता है। कोई भूतपूर्व सदस्य उस समय दायी नहीं होगा यदि समापन की कार्रवाई प्रारंभ होने के 1 वर्ष या उससे भी पहले उसकी सदस्यता समाप्त हो चुकी है। यानी 12 महीने से पहले ही शेयर्स बेच दिए हैं तो फिर वो
भूतपूर्व सदस्य लिस्ट बी में शामिल नहीं किए जाएंगे। कोई भूतपूर्व सदस्य किसी ऐसे ऋण अथवा दायित्व के लिए इस दायित्व नहीं होगा जो उसके सदस्य न होने के पश्चात किए गए हों। कोई भी भूतपूर्व सदस्य उस राशि से अधिक के लिए दायी नहीं होगा जो उसके अंशों पर बकाया है। और कोई भी भूतपूर्व सदस्य उस समय तक दायी नहीं होगा जब तक कि ट्रिब्यूनल इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाता कि एग्जिस्टिंग अंशधारी उस पर राशि का भुगतान नहीं कर रहा हो। भूतपूर्व सदस्यों का दायित्व सदस्यों की समाप्ति के समय उसके अधिकार में रहने वाले अंशों के अनुपात में ही किया जाएगा। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि हम लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरों का दायित्व किस तरीके से निकालते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, बैडलक लिमिटेड ऐच्छिक समापन में चली गई जिसकी कार्यवाही 2 जुलाई 2020 से प्रारंभ हुई। कुछ लेनदारों की संपत्तियों की वसूली असूची के धनदाताओं के प्राप्त राशि से भुगतान प्राप्त नहीं हो सका, अतः अंश हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित सूचना आपको उपलब्ध कराई जाती है। यानी लिस्ट ए के शेयर होल्डर्स ने अपना पेमेंट नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे हमको सूचना दे रखी है लिस्ट बी की। लिस्ट बी में यहाँ पे 5 शेयर होल्डर हैं हमारे ए बी सी डी ई। उन्होंने जितने शेयर्स ट्रांसफ़र किए हैं उनकी सूचना दे रखी है, किस तारीख को ट्रांसफ़र किए हैं उसकी सूचना दे रखी है, और उस तारीख को जब शेयर्स ट्रांसफ़र किए गए थे हमारी पुस्तकों में कितना दायित्व बैलेंस था उसकी सूचना यहाँ दे रखी है। ये जो अंशधारी हैं इनके जो अंश हैं वो 10 रुपये का एक अंश है जिस पर हमारे 5 रुपये बकाया हैं। निस्तारक के खर्चों को छोड़ते हुए उपयुक्त सूची में दिए गए व्यक्तिगत अंशदाताओं के दायित्व की गणना कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हम लिस्ट बी स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज कैसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें हम डेट शो करेंगे, किस किस डेट को कौन कौन से दायित्व हमारे कॉन्ट्रीब्यूटर्स किस तरीके से हमारे दायित्व थे यहाँ पे। तो पहली डेट इसमें दे रखी है हमको 1 मार्च 2019 को जिसे बेचे थे। अगले हैं आपके, चूँकि यहाँ पे समापन हमारा हुआ है 2 जुलाई 2020, तो जुलाई 2019 से जुलाई 2020 के जो बीच के हैं कंट्रीब्यूटरी वो तो लिस्ट बी में शामिल होंगे। जुलाई 2019 से पिछले जो अंशधारी हैं वो लिस्ट ए में शामिल नहीं होंगे क्योंकि वो 12 महीने से पहले अंशों को बेच चुके। तो यहाँ पर जो ए नाम का हमारा शेयर होल्डर है इसने अपने अंश मार्च 2019 में ही बेच दिए थे। चूँकि ये 12 महीने से पहले ही बेच दिए हैं तो ए को यहाँ पे शामिल नहीं किया जाएगा। बी ने अपने अंशों का ट्रांसफ़र किया है 16 अगस्त को, तो ये विदिन 12 मंथ है तो ये शामिल किया जाएगा। सी अक्टूबर में किया है, ये भी शामिल होगा। डी भी शामिल होगा और ई भी शामिल होगा। तो यहाँ पर हमारे 4 ही अंशधारी शामिल होंगे यहाँ पे, बी सी डी और ई। इसमें जो शेयर्स हैं उसमें बी ने जो अंश बेचे हैं वो थे अपने 1250, सी ने जो बेचे हैं वो हैं अपने 500, डी के हैं 2000 और ई के हैं यहाँ पे 250, जिसमें जो बकाया राशि है वो है हमारी सिर्फ 5 रुपये की। यहाँ पे जो दायित्व की राशि है हमारी जो बकाया 10 रुपये का शेयर है, 5 रुपये बकाया है, तो @5 ईच इन राशि इनके दायित्व की बकाया है। अब सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन वो हुआ है हमारा 16 अगस्त 2019। हमारी उस समय लायबिलिटी थी 8000 रुपये की। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ है हमारा 1 अक्टूबर 2019। उससे हमारी लायबिलिटी थी 10,750 रुपीज़। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ था 1 दिसंबर 2019। उससे हमारी लायबिलिटी है 13,000। और लास्ट लायबिलिटी जो ट्रांजैक्शन है वो 1 अप्रैल 2020, तब हमारी लायबिलिटी थी 15,000। इसके बाद इंक्रीमेंटल अमाउंट निकालेंगे। तो जब हमारा बी जब अंशधारी दायित्व था तब हमारी लायबिलिटी सिर्फ 8,000 की थी, तो इस तारीख तक तो बी लायबल होगा पेमेंट करने के लिए, लेकिन 1 अक्टूबर के जो दायित्व है उसमें हमारा बी लायबल नहीं होगा। यानी 8,000 की लायबिलिटी में बी सी डी ई चारों कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा लायबिलिटी होगी यानी एक्स्ट्रा लायबिलिटी यहाँ पर हो जाएगी हमारी, यहाँ पर तो हमारी 8,000 की थी, एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल लायबिलिटी यहाँ पर है 2,750। यानी बी द्वारा जब अंशों को बेचा गया उसके बाद 2,750 की लायबिलिटी और क्रिएट हुई, जिसके लिए बी लायबल नहीं होगा, सिर्फ सी डी और ई ही कंट्रीब्यूट करेंगे। इसी तरह से चूंकि सी ने अपने अंशों को 1 अक्टूबर 2019 को बेच दिया था, तो अक्टूबर 2019 के बाद जो लायबिलिटी क्रिएट हुई है जो है हमारी एक्स्ट्रा वो है 2,250 की। इसके लिए बी भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा और सी भी कंट्रीब्यूट
नहीं करेगा। इसी तरह से चूंकि डी ने अपने अंशों को 1 दिसंबर को बेच दिया है, तो 1 अप्रैल को जो लायबिलिटी एक्स्ट्रा लायबिलिटी है उसके लिए सिर्फ ई लायबल होगा। तो एक्स्ट्रा जो इंक्रीमेंटल 2000 लायबिलिटी मतलब ये हम निकालेंगे 15,000 माइनस 13,000 से। ये हमने निकाला है 13,000 माइनस 10,750 और ये हमने निकाला है 10,750 माइनस 8,000। तो इसके लिए ना तो बी लायबल होगा, ना सी लायबल होगा, ना ही डी लायबल होगा, सिर्फ ई लायबल होगा। अब फर्स्ट जो लायबिलिटी है वो है हमारी 8,000 अंशों की, जिसके लिए बी, सी, डी और ई चारों लायबल हैं। तो इस 8,000 रुपये की लायबिलिटी को बी, सी, डी और ई चारों वहन करेंगे अपने रेशो में, और रेशो हमारा हो जाएगा 125:50:200:25। और उसको हम सिंप्लीफाई कर दें तो 5:2:8:1। तो इसको हम बांट देंगे इस रेशो में 8,000 को। तो इसमें बी का हिस्सा आ जाएगा 2,500, सी का हिस्सा आ जाएगा 1,000, डी का हिस्सा आ जाएगा 4,000 और इसका हिस्सा आ जाएगा 500। यानी इस 8,000 को हमने इनके रेशो में बांट दिया है 5:, ये जो राशि बची गई है हमारी 5:2:8:1 के रेशो में बांटी गई है। एक्स्ट्रा जो लायबिलिटी 2750 की सिर्फ सी, डी और ई में बचेगी, रेशो अपना हो जाएगा 2:8:1। तो इसमें सी का हिस्सा आ जाएगा 500, डी का आ जाएगा 2,000 और ई का आ जाएगा 250 रुपीज़। एक्स्ट्रा लायबिलिटी जो हमारी 2,250 रुपीज़ की है, इसके लिए सिर्फ डी और ई लायबल होंगे, तो रेशो हमारा हो जाएगा सिर्फ डी और ई का 8:1। तो इसमें डी का हिस्सा आ जाएगा 2,000 और इसका हिस्सा आ जाएगा 250। जो उनकी मैक्सिमम लायबिलिटी है मैक्सिमम अमाउंट पेबल टू क्रेडिटर्स, फिर amount of cost in arrear at the rate of 5 each, 5 per share और actual liability। तो यहाँ पे लास्ट जो लायबिलिटी 2,000 सिर्फ ई को वहन करनी, तो सिर्फ ई के हिस्से में आ जाएगी। तो जो मैक्सिमम अमाउंट पेबल है हमारी वो बी की आ रही है 2,500, सी की आ रही है 1,500, डी की आ रही है 8,000 और ई की आ रही है 3,000। अकॉर्डिंग टू नियम जब हम राशि बांटी है तो ये जो राशि है जो उनको मैक्सिमम चुकानी है, लेकिन इसको हम कंपेयर करेंगे इनकी खुद की लायबिलिटी से, जो किसी भी अंश में अंशों पे बकाया राशि ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अंशों पे सिर्फ 5 रुपये बकाया है। इसे बी के शेयर्स हैं 1,250, तो ये 1,250 इंटू 5, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम इसकी लायबिलिटी हो सकती है वो हो सकती है 6,250 की। सी की हो सकती है यहाँ पर 500 इंटू 5 यानी 2,500। इसमें डी की हो सकती है 2,000 इंटू 5 यानी 10,000 रुपीज़, और ई की यहाँ हो सकती है 250 इंटू 5 यानी 1,250। अब यहाँ पर जो बी है वो मैक्सिमम 6,250 रुपीज़ का पेमेंट कर सकता है, पर इसके हिस्से में सिर्फ लायबिलिटी आ रही है 2,500 की, तो इसकी जो एक्चुअल लायबिलिटी होगी वो होगी 2,500 रुपीज़। बी में हम देखें तो बी मैक्सिमम चुका सकता है 2,500, जबकि लायबिलिटी इसके हिस्से की आ रही है सिर्फ 1,500 की, तो ये हमारा चुकाएगा केवल 1,500। सी की कंडीशन में जो मैक्सिमम लायबिलिटी है वो हमारी 10,000 की, इसके हिस्से में आ रही है सिर्फ 8,000, तो ये हमको पे करेगा सिर्फ 8,000 की। ई की कंडीशन में जो हमारी मैक्सिमम लायबिलिटी है वो है 1,250 की, जबकि इसके हिस्से में आ रही है लायबिलिटी 3,000। चूँकि इसकी राशि का दायित्व केवल
1250 ही मैक्सिमम पे करेगा, तो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम लाइबिलिटी यानी एक्चुअल लाइबिलिटी 1250 रुपीज़ की ही आएगी। 3000 रिमेनिंग अमाउंट है, उसका पेमेंट कोई भी नहीं करेगा। तो जो एक्चुअल अमाउंट पेड होगी यहाँ पे, यानी टोटल अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स जो यहाँ पर होगा वो हमारा हो जाएगा 2500 प्लस 1500 प्लस 8000 प्लस 1250, यानी टोटल पेमेंट यहाँ पर जो होगा हमारा वो 13,250 रुपीज़ का ही होगा। टोटल 15,000 का पेमेंट यहाँ पर नहीं होगा। तो ये एक तरीका है हमारा कॉन्ट्रीब्यूटरी लिस्ट बी बनाने का, जब भी किसी कंपनी का समापन हो रहा हो। मैं थोड़ा सा फिर ब्रीफ कर देती हूँ। लिस्ट बी में उन अंशधारियों को शामिल किया जाएगा जिन्होंने समापन की तारीख से पिछले 12 महीने में अपने अंशों को बेचा है। नंबर 2, इनके अंदर इसमें जितने भी इनके अंश इन्होंने बेचे थे उस अंशों पे जितनी राशि बकाया होगी, जितनी अनपेड अमाउंट होगी, वही उसकी मैक्सिमम लायबिलिटी हो सकती है। थर्ड थिंग, ये जो लायबिलिटी बियर करेंगे वो अपने लायबिलिटी के रेशो में बांट के दिखाएंगे। जैसे लायबिलिटी यहाँ पे इनके अंशों के रेशो में बांट के दिखा देंगे जो भी लायबिलिटी होगी, लेकिन इसको बांटते समय ध्यान रखना है कि जिस तारीख को उस शेयर होल्डर अपने अंश बेच दिए उस तारीख के बाद जो लायबिलिटी हुई है उस लायबिलिटी को चुकाने के लिए लायबल नहीं होगा। लास्ट में टोटल लायबिलिटी निकालने के बाद जो भी मैक्सिमम पेएबल है उसको कंपेयर करेंगे अपन, उसकी जितनी उसकी अमाउंट बकाया होगी दोनों में से जो भी कम होगा उसका पेमेंट किया जाएगा। तो जैसे यहाँ पे 2500 कम है, 2500 आएगा, यहाँ 1500, यहाँ पे 8000 और यहाँ पे 1250। एक्चुअल में इतनी राशि का ही पेमेंट इनके द्वारा किया जाएगा। आज के लिए इतना ही।